आकाश, प्रियंका और शुभम। ओके, शुभम कह रहा है प्रियंका ने ऑलरेडी दे दिया अटेंडेंस और अक्षय ने भी दिया होगा। अभी जो बच्चे आ जाएंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे अपने आप। हम लोग गुरुवार के दिन जो चर्चा कर रहे थे वह भाषा कौशल को लेकर चर्चा कर रहे थे, और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको। आपको उसके मुद्दे भी जो है पता चलेंगे। दोबारा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं जो लिंक अपलोड कर चुका हूं उसमें सब कुछ सामग्री तो है ही, साथ ही एक माइक्रो नोट्स वाला हिस्सा जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वह भाषा कौशल का प्रस्तावना, फिर श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल, ये 4 कौशलों को लेकर मुद्दे किस तरीके से बन सकते हैं उसको लेकर यहाँ विश्लेषण है। और दूसरी बात, यही मुद्दे पीपीटी के तौर पर मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपको जो चाहिए। हालांकि ये आपको वर्ड में जो अपलोड किया हुआ है वो आसान है और आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी कर सकते हो ताकि आपके पास ये सारे के सारे मुद्दे आ जाएंगे। अगर आपको प्रिंट आउट नहीं करना है तो स्क्रीन पर खोले और फिर इसको आप अपने नोटबुक के भीतर लिखे, इसी तरीके से लिखे तो ये मुद्दे जो है आपके पास उपलब्ध होंगे। बुधवार और गुरुवार के दिन 2 दिन हम लोगों ने भाषा के जो कौशल है, इन कौशलों की प्रस्तावना किस तरीके से हो सकती है उसको लेकर चर्चा की है, और कुछ मुद्दों के साथ, कुछ उदाहरणों के साथ भी मैंने इसका विश्लेषण किया है। अब देखेंगे अभी आपके स्क्रीन पर, और आज जो मुद्दा हम लोग कंप्लीट करेंगे वह है श्रवण कौशल को लेकर, और इसमें 13 मुद्दे मैं आपको लिखित स्वरूप में दे रहा हूं। स्क्रीन पर है, आप लिखे, बाद में लिखे, अभी लिखे तो लिख सकते हो, स्क्रीन पर आपके बना रहेगा। तो अगर आपको दिख रहा है तो जब मैं बात कर रहा हूं उस समय इसको लिख भी सकते हो। देखिए, इसमें सबसे पहला मुद्दा आ जाता है तात्पर्य को लेकर। उसके पहले मैं आपको प्रस्तावना के तौर पर बता देता हूं कि भाषा को औपचारिक और अनौपचारिक तौर पर जो पढ़ाया जा रहा है या पढ़ते हम लोग, उसमें सबसे ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण ये कौशल है श्रवण कौशल, भाषण, वाचन और लेखन, ये 4 कौशल हैं। तो इन 4 कौशलों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है तो ये है श्रवण कौशल। आपने अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं उसको लेकर थोड़ी बहुत खोजबीन की है या फिर आप लोगों ने इसको देखा हुआ है या बातें सुनी हुई है, तो आप ध्यान रखें कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो जन्म लेते वक्त वहां आया उपलब्ध हो या कोई डॉक्टर उपलब्ध हो, तो 3-4 जो आम बातें परीक्षण की जाती हैं, आम बातों को परीक्षण किया जाता है, उसको लेकर बच्चा पहले रोता है या नहीं, बच्चे की आंखें किस तरीके से है, वो उनकी कुछ तकनीकें होती है, उसको वह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, वो आंखें खोलकर देख रहा है नहीं देख रहा है, उसको लेकर। फिर दूसरी चीज कानों को लेकर, ये अब पढ़ने को लेकर बात तो संभव है नहीं, अगर उसकी आंखें ठीक है तो वो बाद में सीखा जाने वाला कौशल है, किया जाता है। बाकी मेडिकली जो परीक्षण किए जाने चाहिए वो है, मतलब वो आवाज, फिर उसका चिल्लाना, उसका रोना आपका है, और उसका देखना, ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, इसको परीक्षा इसकी करें। और आम तरीके से गांव के भीतर बिना डॉक्टर के जो बच्चे पैदा करने की जो परिस्थितियां निर्माण होती है, उस जगह पर भी वो आयाएं जो है, वो महिलाएं जो बुजुर्ग, इसका वो खुद ब खुद परीक्षण कर देती है। तो इसमें श्रवण कौशल को लेकर परीक्षण किया जाता है, ये आप ध्यान में रखिए। और इस कौशल के आधार पर ही हमारे बाकी कौशल जो है निर्भर होते हैं कि कितने सक्षम, कितने विकसित हो जाएंगे, कितनी चरम तक पहुंच जाएंगे, ये इसमें हो जाता है। अब देखिए, आम तरीके से हम लोग श्रवण माने सुनना, केवल सुनने को लेकर नहीं है, ये आप ध्यान में रखें। तात्पर्य के भीतर जो शब्द मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किए हैं उससे आपको पता भी चलेगा, उसका तात्पर्य जो है, उसका जो अर्थ है, श्रवण कौशल कब कंप्लीट होता है, कब पूरा होता है, उसको लेकर अगर आप सोच रहे हो तो ध्यान में रखें, श्रवण का संबंध सुनने की क्रिया से है, पहली चीज। दूसरा, सुने कैसे हम लोग,
इसको ध्यान पूर्वक सुने, उसका अध्ययन करें, उसको प्राप्त करें, उसका अधिगम करें, आदि से उसका संबंध है। श्रवण में किसी कथन को ध्यान पूर्वक सुनना, सुनी गई बात पर चिंतन करना, मनन करना, चिंतन के बाद उस पर अपना एक मंतव्य स्थिर करना और उसके अनुसार तदनुसार आचरण या व्यवहार करना आदि प्रक्रियाएं सम्मिलित है। मतलब आप सुने और छोड़ दें, आप सुनकर ध्यान पूर्वक सुनकर उस पर चिंतन करें, मनन करें, फिर एक अपना मत उस पर स्थिर करें और फिर उसके बाद आप प्रतिक्रिया दीजिए, व्यवहार करें, उसका आचरण करेंगे। आप पहले प्रतिक्रिया दीजिए, तभी जब तक आप प्रतिक्रिया नहीं देते तब तक सुनने की क्रिया जो है कंप्लीट नहीं होगी। जैसे समझ लीजिए मैं आपको इधर से कह रहा हूं कि आप लोग ने अटेंडेंस दिया या नहीं दिया, तो आप उधर से तुरंत उत्तर देंगे यस हमने दे दिया या फिर नो, तो फिर मैं कह दूंगा कि आप अटेंडेंस दे दो, तो फिर आप वो कृति करेंगे। अगर मैं इधर से कुछ कह रहा हूं तो उसके बदले में कुछ कह रहे हो, कुछ लिखित स्वरूप में आप प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो ये होगा एक सुनने की पूर्ण प्रक्रिया। ये अगर मैं कह रहा हूं आप उत्तर नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूं आप उत्तर नहीं दे रहे, ऐसी अगर स्थितियां हैं तो ये सुनने की क्रिया जो है या श्रवण कौशल जो है पूरा नहीं होता है। तो तात्पर्य के तहत आप ध्यान में रखें कि श्रवण कौशल का संबंध सीधे सुनने की क्रिया से है, लेकिन हम सुने कैसे? इसको ध्यानपूर्वक सुने, सुनी गई बात पर चिंतन करें, मनन करें, चिंतन के बाद उस पर एक हमारा ठीक ठाक मंतव्य, हमारे दिमाग के भीतर एक सोच और विचार तैयार होता है, वह हम लोग तैयार करें और इसके हिसाब से हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अब देखिए ये क्रियाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। कुछ प्रतिक्रियाएं आपकी धीमी होती है उस परिस्थिति के हिसाब से, कुछ प्रतिक्रियाएं इतनी तत्पर होती है कि पूछे नहीं। समझ लीजिए आप अंधेरे में खड़े हैं और अचानक कोई आवाज आपने सुनी, पटाखे की आवाज सुनी या आपके आसपास कुछ गिर गया जोर से, तो तुरंत आप छलांग मारते हो, ये आपकी प्रतिक्रिया होती है। तो ये इंस्टेंट प्रतिक्रिया, आप तुरंत प्रतिक्रिया, इसको आप ध्यान में रखें कि आप उसके पश्चात आवाज सुनने के बाद प्रतिक्रिया दे रहे हो। या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी ने बाहर से आवाज लगाई, आप प्रतिक्रिया दे देंगे। अगर आपने सुना और फिर सोचा, मतलब आप सोचे कि मंतव्य स्थिर किया, आपने सोचा कि भाई इसको प्रतिक्रिया नहीं देना, तो ये प्रतिक्रिया नहीं देना भी एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। आपने सोचकर उस तरीके का निर्णय लिया, या फिर आप केवल ऐसे आंख उठाकर देख रहे हो या झुक कर देख रहे हो, कौन है, क्या है, आवाज किसकी है, देखा और फिर उसके बाद आपने कुछ उसको प्रतिक्रिया नहीं दे दी, वो बात अलग है। लेकिन आप खुद प्रतिक्रिया दे देते हो, देख रहे हो, इसका अर्थ आपकी प्रतिक्रिया होती है। तो वह एक प्रतिक्रिया तक की जो क्रिया होती है, एक जो कृति होती है आपकी, वह सारी की सारी श्रवण कौशल के भीतर आ जाती है। मतलब एक तरफ से आवाज लगाई, वो आवाज लहरों या फिर हवा के माध्यम से आप तक पहुंची, आपने इसको सुना, सुनने के बाद ध्यानपूर्वक सुना, सुनना केवल मतलब सुनना नहीं है, ध्यानपूर्वक सुना, फिर आपने उस पर एक चिंतन मनन किया, एक प्रतिक्रिया आपकी, मंतव्य स्थिर हो गया और फिर प्रतिक्रिया दे दी। यहाँ तक की पूरी की पूरी क्रिया जो है वह श्रवण कौशल के भीतर आ जाती है। तो तात्पर्य में ये चीजें आपको बतानी है। दूसरा मुद्दा है आदत वाला। एक एक मुद्दे को लेकर हम दो चार वाक्य विश्लेषित करेंगे। आदत के भीतर शब्द का अर्थ आप समझे कि आदत माने आप वह रोज करने का मन हो, या फिर आप कोई सुना रहा है आपको कुछ बातें, आपके आसपास हो रही है, आपको कुछ बातें कही जा रही है, आपके पास आवाजें पहुंची हुई है, तो वो सुनने की आदत आपको होनी चाहिए। अगर सुनने की आदत नहीं है तो बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो जाती है बाद में अगले कौशलों को लेकर। आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों की पर्सनैलिटियां, व्यक्तित्व इस तरीके का होता है, वो सुनते किसी का, वो सुनाते हैं। मतलब आप ध्यान में रखें कि इनका श्रवण कौशल और उसके बाद के पेशेंस वाली चीज जो है वो कमजोर है, और ये भाषणबाजी करना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं, सुनना इनको पसंद नहीं होता है। तो ये जो इनका अधूरापन होता है, ये कौशल के तहत होता है, एक प्रकार की इनकी पर्सनैलिटी होती है। तो हमें जो है दूसरे लोगों को बहुत अधिक सुनना चाहिए, तभी जाकर हमारे बाकी कौशल जो है सक्षम होते हैं और हमारे पर्सनालिटी के भीतर, व्यक्तित्व के भीतर भी एक प्रकार का निखार आ जाता है।
समझ लीजिए कोई आपसे बात कर रहा है और आपने उसकी बात को बीच में ही काट दिया और फिर आपने बात करना शुरू कर दिया, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे हो जाएगा तो वो आदमी आपके बारे में एक सोच विचार बना लेता है कि अरे ये सुनता ही नहीं है, मेरी बात को ठीक से सुन भी नहीं रहा है। तो बेहतर यही होता है हम अपनी पर्सनालिटी को विकसित करते वक्त इसी तरीके से रहे कि सामने वाले को मौका दो, कहे कि आप ठीक है, तुम कहो, तुम्हारी बात पूरी रखो, और फिर उसके बाद मैं प्रतिक्रिया दे देता हूँ, मैं फिर बोलता हूँ। आपने टीवी के चैनलों पर जो चर्चाएं और बातें होती है, डिबेट्स होते हैं, वहां पर देखा होगा कि कोई किसी का सुनता नहीं, अपनी रट लगाए हुए होता है। तो यहाँ वो संवाददाता को और फिर टीवी एंकर को मध्यस्थता करनी पड़ती, कह रहे रुको आप, उसको बोलने, आप 5 मिनट बोले, उनकी बात, उनका पक्ष तो सुने। तो ये संवाद वहां पर उन संवादों पर रोक लगानी पड़ती है, या फिर उससे भी वो अगर बाज नहीं आ रहे, वो अपना पट्टा चलाए हुए हैं और वो बात रख ही रहे हैं, न एंकर का सुन रहे हैं न सामने वाले का सुन रहे हैं, तो एंकर फिर सीधे स्टूडियो में बैठे हुए लोगों को आदेश दे देता है, उन कर्मचारी, अरे इसका आवाज कम कर दो, उसको बंद कर दो, उसको चिल्लाने दो, उधर चिल्लाते रहेगा परंतु इसकी आवाज बंद कर दी जाती, वो ऑडियंस को, दर्शकों को सुनाई नहीं देती और फिर इसको मौका दे दिया जाता है। तो ये एक व्यक्तित्व के भीतर के दोष होते हैं, इनको आदत ही नहीं होती। तो आदत हमें यहाँ पर बनानी है, और आप बिल्कुल सभ्यता संस्कृति के साथ, बिल्कुल नम्रता के साथ किसी को सुन रहे हो और किसी के साथ बात कर रहे हो, तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वह अद्भुत होता है। आप अगर चिल्ला रहे हो, आप जोर जोर से बोल रहे हो, आप अपनी सारी सभ्यता और संस्कृति को भूल चुके हो, तो प्रभाव नहीं पड़ता है किसी तीसरे व्यक्ति पर, सुनने वालों को लेकर या किसी दूसरे व्यक्ति को लेकर, ये प्रभाव नहीं बनता। आप बिल्कुल धीमे, नम्रता के साथ और ठोस शब्दों के साथ, स्पष्टता से अगर बोल रहे हो और ये सारी चीजें सुनकर बोल रहे हो, तो ये एक अलग प्रभाव को लेकर आ जाता है। तो हमें आदत होनी चाहिए, आदत को लेकर ध्यान में रखेंगे, एक ही शब्द के साथ आप उसका विश्लेषण कर सकते हो कि हमें दूसरों को सुनने की आदत होनी चाहिए। हम अच्छे भाषण सुने, हम अच्छे वक्ताओं को सुने, दूसरा कोई बात कर रहा है तो बड़े आराम के साथ उसको सुने, और फिर एक सोच विचार के बाद हम लोग प्रतिक्रिया दे दे, तो कोई कठिनाइयां, कोई मुश्किल, कोई अड़चन हमारे लिए निर्माण नहीं होगी। आप अधूरा सुनकर अधूरा बोल रहे हो तो ये गलत ट्रैक पर आप जाएंगे। तो बेहतर ये है कि दूसरों को ठीक ढंग से सुने और फिर उसके बाद हम लोग प्रतिक्रिया दे दें। तीसरे नंबर पर है मातृभाषा का अधिगम, मतलब हम हमारी मातृभाषा के भीतर बिल्कुल तैयार होते हैं। अगर सबसे पहले हम लोगों ने अपनी मातृभाषा को सीखा है, तो सारी सुनने की विकसित होने की जो क्रियाएं होती है ना, वो सारी की सारी मातृभाषा के भीतर होती है। आप बचपन में जो संस्कार पाते हैं, जो सभ्यता पाते हैं, वो सारी की सारी सुनकर, देखकर आप मातृभाषा के भीतर प्राप्त कर चुके होते हैं। फिर बाद में दुनिया भर की भाषाओं को सीखे, वह उन्हीं भाषाओं में इसी तरीके से उतर कर आ जाती है। जैसे मैंने पिछली बार आपको उदाहरण दे दिया स्वामी विवेकानंद का, तो इन्होंने अपनी मातृभाषा के भीतर ये सीखा, अपनी सभ्यता और संस्कृति के भीतर सीखा कि भाइयों और बहनों, ये वो अंग्रेजी के भीतर जब गए तो वो उसी सभ्यता और संस्कृति के साथ गए, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, उन्होंने लेडीज एंड जेंटलमैन ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया। तो मातृभाषा के भीतर इन्होंने इसको अधिगम किया था, इसको प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? सुनकर प्राप्त किया। इन्होंने पढ़ा बाद में, वो बात अलग है, लेकिन सुनकर प्राप्त किया कि इसी तरीके से बोलना है। लेडीज एंड जेंटलमैन ये अंग्रेजी संस्कृति के, अब आप कहें कि अमिताभ बच्चन या इस तरीके के दिग्गज लोग जब बात करना शुरू कर देते हैं तो ये देवियों और सज्जनों इस्तेमाल करते हैं। लेडीज और जेंटलमैन से बेहतर आप इसको कह सकते हो, और भाई और बहनों ये उससे प्यारा शब्द बन जाता है। या फिर आप कहें कि दर्शकों को, सुनने वाले लोगों के साथ आपका एक खून का रिश्ता बनने की प्रक्रिया यहाँ पर हो जाती है इस वाक्य से। और देवी और सज्जनों से सम्मानजनक और आदर प्रकट करने वाला ये वाक्य बन जाता है।
तो ये हमें जो प्राप्त होता है सब कुछ सभ्यता संस्कृति के तहत वाला मातृभाषा के माध्यम से ही हो जाता है, और इसको हम मातृभाषा के भीतर ही सीख कर उसको हम लोग अपने जिंदगी के भीतर लागू करवा देते हैं। तो ये मातृभाषा के अधिगम के भीतर का विश्लेषण होगा। अगला मुद्दा है भाषा की प्रकृति। अब देखिए इसमें ये थोड़ी सी तकनीकी चीज है, आपकी भाषा कौन सी है और उसकी मूलतः प्रकृति कौन सी है। जैसे समझ लो कि मराठी भाषा आप कहे कि थोड़ी सी कड़क है, उसमें आप अंग्रेजी शब्द इसको जोड़ना चाहते तो रफनेस है, नरमाई नहीं। उसकी तुलना में हिंदी को लेकर अगर बात कर रहे हो तो नरमाई, मतलब आप किसी से बात कर रहे हो, जैसे मैं कह रहा हूं कि आप किसी से बात कर रहे हो, आप मतलब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आपके साथ ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, या फिर विद्यार्थियों के साथ भी, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भी। तो ये एक आदर वाला प्रकटीकरण होता है। मराठी के भीतर का जो मैं कहूं कि आप व्याकरणिक दृष्टिकोणों से और भी मैं आपको बता देता हूं। पानी शब्द अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो न नल न होता है, मराठी के भीतर न बान न होता है। तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से मराठी भाषा ज्यादा मात्रा में महाप्राण ध्वनियों के साथ आ जाती है, हिंदी में अल्प प्राण वाली स्थिति है। रस्वता और दीर्घता, स्थिति, गति, नीति, राजनीति, ये शब्द जो है नीति नी दीर्घ है, ती ह्रस्व है। मराठी के भीतर नी दीर्घ है, ह्रस्व है, ती दीर्घ है। तो ये थोड़ा सा व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो है उसके अल्प प्राण वाली और महाप्राण वाली जो ध्वनियां हैं वो नरमाई और कठिनाई वाला, या फिर आप रफनेस वाला जो है या कठोरता वाला जो है इसमें देखा जा सकता है। तो भाषा की प्रकृति कौन सी है, एक सीधा व्याकरणिक फर्क और अंतर मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी के भीतर केवल 2 ही लिंग है, मराठी में 3 लिंग है। मराठी में पुल्लिंगी, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंगी शब्द होते हैं। हिंदी के भीतर शब्द होंगे एक तो पुल्लिंगी नहीं तो नपुंसक स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी शब्द इसमें नहीं होंगे। तो ये मूलतः भाषा की प्रकृति है। तो इसी प्रकृति के तहत हम लोग इसको सीखना शुरू कर देते हैं। हम लोग किस प्रदेश में हैं, किस भाषा को जान रहे हैं, उसकी मूल प्रकृति, मूल बनने का प्रक्रिया किस तरीके से, वो आपके पास किस तरीके से पहुंच रही है, उस पर यह निर्भर होता है। जैसे समझ लो हम लोग भाषा शिक्षण कह रहे हैं, अगर आप उत्तर भारत या किसी उत्तरी प्रदेश के ग्रामीण इलाके में पढ़ रहे हो तो भाषा भाषा नहीं कहेंगे, आप भाषा कहेंगे। कई फिल्मों के भीतर आप श को स कहते हुए आपने देखा होगा, भाषा। भाषा ये व्याकरणिक दृष्टिकोणों से गलत है, लेकिन वह जिस प्रकृति से या जिस मातृभाषा की प्रकृति के भीतर सीखा उसके पास यही शब्द पहुंचा, और वो श को षटकोण श को स ही कह रहा है। वो श शामरुक श को भी स ही कहेगा, स को स ही कहेगा, और श को षटकोण श को भी ये भी स ही कहेगा। तो ये भाषा ही कहेगा। तो थोड़ा सा ये भाषा की प्रकृति का उस पर जो असर पड़ जाता है, नतीजन वह उस तरीके से बोलता है, शब्द उसके पास उस तरीके से पहुंचे, इसीलिए वह उस तरीके से इसको कह रहा है, उसी तरीके से वो बोल रहा है। तो वो भाषा की प्रकृति कौन सी है, आप किस प्रदेश से हो, किस भाषा प्रकृति के भीतर पले बड़े, किस तरीके से सीखे, आपके पास शब्द कौन से पहुंचे, उसकी व्याकरणिक व्यवस्था क्या है, वो उसके कारक और उसकी ह्रस्वता की और दीर्घता की स्थितियां क्या है, उसके आधार पर ये भाषा की प्रकृति बनती है। और वो आपके पास मौखिक तौर पर सुनाई देने के नाते, बोले किसी ने और आपने सुने, वो कैसे पहुंची उस तरीके से वह आप अनुकरण करते हो और उसको उसी तरीके से बोलने का प्रयास भी करते हो। तो ये आप ध्यान में रखिए। अभी मैं जाते जाते एक आपको बात बता देता हूँ, उसको पहले खोल देता हूँ, मुझे वो एप्लीकेशन याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट में। मतलब आप अंग्रेजी, हिंदी या वैश्विक भाषाएं कैसे सीख सकते हो, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो यूं सुबह सुबह मैं थोड़ा काम कर रहा था तो ये एप्लीकेशन जो है मुझे दिखा, अखबार में ही था। अखबार को पढ़ते पढ़ते जो है वह
मैंने एप्लीकेशन क्या है क्या नहीं है उसको लेकर जो है देखा था। आज दिव्य मराठी में ये एप्लीकेशन का जिक्र है, हिंदी से अंग्रेजी सीखे, और वो एप्लीकेशन का नाम जो है डोलिंगो। डोलिंगो ये एप्लीकेशन है। तो आसान तरीके से कैसे सीखा जा सकता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है ये। हिस्ट्री, टुडेज हिस्ट्री। इंटरनेट का स्पीड थोड़ा सा कम है आज, तो ठीक से ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, डोलिंगो ये एप्लीकेशन को लेकर आपको जानकारी है? यस सर। हाँ, तो फिर आप देखिए इसका इस्तेमाल भी वैसे कर सकते हो, तो उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। ये देखो, मैंने सुबह सबसे पहला वही खोला था शायद। हाँ, डोलिंगो एप्लीकेशन जो है यूट्यूब पर, उसकी जानकारी ले ली और फिर देखा कि भाई क्या क्या है, वो किस तरीके से काम करता है। आज सुबह का पहला कोई मैंने देखा या पढ़ा, जो है अखबार पढ़ रहा तो ये चीज देखी, तो मैंने सोचा कि चलो भाई देखेंगे इसको। तो ये जो है आप ये जानकारी जो है यहाँ पर हासिल कर सकते हो, और वह आप कॉपी कर सकते हो, वो सुनाई देगा और सुनकर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसका अर्थ है कि सभी भाषाओं की, अंग्रेजी की प्रकृति और हिंदी की प्रकृति, उसका उच्चारण किस तरीके से करना है, आप उसको किस लहजे में लेकर आ जाएंगे, ये पूरा का पूरा इसमें पता चलता है। तो आप कोशिश करें। ये यहाँ उत्तर लिखते वक्त आप बता देंगे कि व्याकरणिक, उसके रस्वता, दीर्घता, उसके उच्चारण कौशल को लेकर, उसके आघात और बलाघात को लेकर, आप कैसे छोटा और बड़ा बना रहे हो, कितना प्रखर और कितना नरम बना रहे हो, ये सभी कुछ भाषा की प्रकृति के भीतर आ जाता है। पांचवा मुद्दा है समन्वित और सोद्देश्य प्रक्रिया। मतलब आपकी जो सुनने की प्रक्रिया जो होती है, जो सुनते हो, एक प्रकार से कुल मिलाकर होता है और उद्देश्य के साथ होता है। जैसे समझ लीजिए आप घर में बैठे हो और मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आपके आसपास कोई होगा, कोई बच्चा खेल रहा होगा, या माँ खाना बना रही होगी, या कोई भाई बहन होंगे, उनकी अलग अलग आवाजें आ रही होगी। उन आवाजों की तरफ आपका विशेष तरीके से ध्यान नहीं जाएगा। आपका भी उद्देश्य है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको लेकर पढ़े। तो ये आपका मन जो है इस तरह एकाग्र अगर हो गया है, तो यही बातें आपको सुनाई देगी। बाकी आवाज जो है आपके लिए गौण होती है, और इसको सुनने का कोई उद्देश्य नहीं होता, उसको सुनते नहीं है। या समझ लो आप किसी से बात कर रहे हो, फोन पर जा रहे हो, और आसपास कोई कुत्ता भौंक रहा है, या फिर किसी चिड़िया की आवाज है, या रेल की आवाज आ रही है, हवाई जहाज की आवाज आ रही है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं होता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर जाते जाते मुझे कुछ मैसेज, अभी संदेश देना है, तो आपको बता दूं कि आप अगर गाड़ी चला रहे हो, फोन आया तो एक तो फोन नहीं उठाएं, या आपको फोन उठाना है तो गाड़ी कहीं पर बाजू में रोक दे और फिर फोन उठाएं। ये एक आपकी सुरक्षा के लिए कही गई बातें होती। कई बार इस तरीके के हादसे होते हैं, आप रेलवे स्टेशन पर होते हो और फोन आपको आ गया और रेल में चढ़ रहे हो, ऐसी स्थिति है। बंबई में हमेशा इस तरीके की लोकल को लेकर घटनाएं होती हुई, इतनी भीड़ होती है और इतने लोग व्यस्त हो जाते हैं कि फोन आ गया, ले ले उठा लेते हैं, और रेल कब आकर आ जाती है और आपको कब टक्कर मार देती है, या फिर आपका पैर फिसल कर पटरी और रेल के बीच में फंस जाता है। ऐसी कई घटनाएं हो जाती है, लोग मर जाते हैं। या फिर आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, आप फोन हेडफोन लगा चुके और फिर बोल रहे हो, आपका कंसंट्रेशन गाड़ी चलाने के साथ जुड़ता नहीं है और हादसा हो जाता है। टू व्हीलर पर तो बहुत दर्दनाक स्थितियों में ये स्थितियां हो जाती हैं। आप एक हाथ से फोन उठाकर कान को लगा रहे हो, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हो, ये भयानक है। और दूसरी चीज, आप हेडफोन भी लगाकर गाड़ी चला रहे हो और हेडफोन लगाया, फोन उठाए, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तो रुके, बात करें। अगर महत्वपूर्ण नहीं है, उठाना जरूरी आपको लग रहा है, उठाए और कह दे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, छोड़ दे उसको, मैं 10 मिनट बाद तुम्हें कॉल कर देता हूँ, ये कह सकते हो। हाँ, आप अगर फोर व्हीलर चला रहे हो और ब्लूटूथ से अगर आपका इंफोटेनमेंट अटैच है, तो वहां आपको दिख जाता है किसका फोन है, तो आप एक मानसिक तौर पर प्रिपेयर हो जाता है कि
अरे इसका फोन है, ठीक है, वो एक आम बात करेगा तो तुरंत फोन उठाए, उसको कह दे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बात करे, तुम्हें जल्दी क्यों करना है। तो ब्लूटूथ से अगर अटैच कर चुके हो, हेडफोन सीधे कान में नहीं है, तो वो तकलीफ नहीं होती है और आपको डिस्टरबेंस नहीं होता है। लेकिन ये भी आपको सावधानी से ध्यान में रखकर ही करना है। आप भीड़ में हैं तो फोन नहीं उठाए, आप ट्रैफिक में हैं फोन नहीं उठाए, आप रास्ता खुला है आपका, एक स्पीड में गाड़ी जा रही है, आपको न गियर बदलने की जरूरत है, ज्यादा सोचने की जरूरत है, इस जगह पर फोन उठाकर तुरंत इसको बंद नहीं कर सकते। तो ये कंसंट्रेशन की बात होती है, आपकी एकाग्रता की बात होती है। तो हमें, हमारा उद्देश्य क्या है, अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो आपका पढ़ना उद्देश्य है, तो आपकी एकाग्रता इस तरफ है, आसपास की आवाजें आपके लिए कम है। तो समन्वित और एक स्वोद्देश्य प्रक्रिया होती है। हमारे लिए जो जरूरी नहीं है उसको क्यों सुने हम लोग, उसका क्यों समन्वय करें, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। तो उस नाते ध्यान में रखें कि हमें जो सुनना है वह एक समन्वय के साथ हो और उद्देश्य के साथ हो। उद्देश्य नहीं है और समन्वय नहीं है, हमारे कोई काम का नहीं है, तो ये हमें छोड़ देना पड़ता है, हम छोड़ देते हैं। तो उस नाते आप ध्यान में रखें कि समन्वय और स्वोद्देश्य ये दोनों जब एक साथ जुड़ जाते हैं और उसकी एक प्रक्रिया बन जाती है तो हमारे पास वो ठीक से आ जाता है। अगर मैं अभी कह दिया आपको कि ये एप्लीकेशन कौन सा, डोलिंगो एप्लीकेशन, ये अगर आपको बता दिया, तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे बहुत अच्छे ढंग से अंग्रेजी को पढ़ना है तो आप इसको सर्च करेंगे, देखेंगे, तो मैं जो बात कर चुका उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया बन जाती है। जैसे अभी पूछा कि आपने कौन सा एप्लीकेशन, या फिर एप्लीकेशन ये देखा या सुना या नहीं, तो उसको लेकर आपने ये प्रतिक्रिया दे दी, तो ये प्रतिक्रिया हो गई, परिपूर्ण हो गया ये बात करना। तो उस तरीके से समन्वित और स्वोद्देश्य प्रक्रिया की बात जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। हेलो, लेक्चर शुरू है सर, 10 मिनट बाद। तो ये समन्वित और स्वोद्देश्य प्रक्रिया के तहत यहाँ पर आ जाएगा। छठा मुद्दा है अभ्यास और अनुभव की नितांत आवश्यकता। अभ्यास और अनुभव की नितांत आवश्यकता मतलब आपको सुनने का अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास आदत के साथ जुड़ता है। आप मराठी का अभ्यास और हिंदी का अभ्यास, इसमें अंतर है, इसको आप ध्यान में रखें। अभ्यास माने अभ्यस्त होना, आदत लगना, ये, और अनुभव, आपको सुनने का अभ्यास नहीं है और सुनने का अनुभव नहीं है तो मुश्किल होती है। जैसे समझ लो आप तैरना सीख रहे हो, तो तैरना सीखते वक्त हमेशा एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए और एक अभ्यास भी होना चाहिए। आपकी निरंतरता नहीं है तो आपकी गति धीमी हो सकती है। आप तैरेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, परंतु जिस गति के साथ आप रोज अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको आप ध्यान में रखें, अभ्यास माने प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये एक गति के साथ बन जाता है। आप रोज लिख रहे हो, मैंने इसके पहले भी हो सकता है आपको बताया होगा या नहीं बताया, तो अभी बता देता हूं कि आपका फिलहाल लेखन पूरी तरीके से बंद होगा। परीक्षा के भीतर अचानक अगर आपको कह दिया कि आपकी ऑफलाइन जैसे हमेशा परीक्षा होती है उसी तरीके से होगी और डिस्क्रिप्टिव उत्तरों के भीतर विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक उत्तरों के साथ होगी, तो आप पिछले 10 महीनों से कुछ नहीं लिख रहे हो, तो आपको सीधे परीक्षा देना है, तो उस गति के साथ लेखन नहीं होगा। तो आप ध्यान में रखिए कि आप लिखते रहो। ऑब्जेक्टिव में परीक्षा होगी तो आपको केवल टिक मार्क करना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपके लिए, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि आप लेखन के भीतर अभ्यस्त रहे, आप पढ़ने के लिए अभ्यस्त रहे, सुनने के लिए अभ्यस्त रहे। उसी तरीके से सुनना जो है अभ्यास वाली चीज है। आपको अभ्यास नहीं है सुनने का तो आपके पेशेंस खत्म हो जाते हैं। अगर आपको कोई सुना रहा है, आप पर चिल्ला रहा है, आपको 2-4 बातें कह रहा है, या समझ लो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मुझे अगर कह दिया अभी कि अभी 15 दिनों का आपका ट्रेनिंग है और उस ट्रेनिंग के भीतर आपको लोगों के दूसरे व्याख्यान सुनने हैं और ये आपका क्लास सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक चलेगा, दोपहर में एक ब्रेक होगा 1 घंटे का, या फिर बीच-बीच में 10 मिनट का चाय का ब्रेक होगा, तो 1 घंटे का 1.5 घंटे का व्याख्यान सुनना, और फिर ठीक है एक दिन पेशेंस रहेगा, दूसरे दिन रहेगा, तीसरे दिन रहेगा, परंतु लगातार 15 दिनों तक हमें हमारी जो नियमित आदतें होती है ना कि सुबह 8 बजे आ जाए और फिर 2 बजे 2:15 बजे घर वापस जाए और घर वापस जाने के बाद खाना खा के आराम करें, तो जैसे ही 2 बजे 3 बजे तो यहाँ
अपने आप को रोकना या नींद को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये अभ्यास नहीं होता है। तो उस नाते आपको दिन भर बैठना, सुनना किसी को, उसके नोट्स बना लेना, या दोबारा विद्यार्थी की जिंदगी के भीतर जाकर 15 दिन की पढ़ाई करना, या अभ्यास वाली बात अगर छूट चुकी है तो तकलीफ देती है। तो उस नाते अभ्यास और अनुभव की नितांत आवश्यकता होती है सुनने के लिए। सातवां मुद्दा है सुनने का अधिक अवसर पाए हमें अवसर निर्माण करने चाहिए। हमारे आसपास सुनने वाली चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, सुनने वाली भी होती है, देखने वाली भी होती है। तो इसको देखे भी और हम लोग सुने भी। अच्छे अच्छे व्याख्यान अगर हम लोग पर उद्देश्य के साथ देखें हम लोग कि चलो भाई समझ लो गुलजार आ गए, या फिर ऐसा कोई फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया और उसकी भाषा पर प्रभुत्व है, तो उसको सुनना चाहिए। ऐसे अगर आपको लग रहा है तो उसको सुने। अपने कॉलेज के भीतर कई अच्छे अच्छे व्याख्यान हो जाते हैं। अभी ऑफलाइन अपने लेक्चर नहीं है, इसलिए इस तरीके के व्याख्यानों की कमी आप महसूस कर रहे होंगे, ये बंद हो गए हैं। लेकिन लगातार विभिन्न प्रकार के व्याख्यान, विभिन्न प्रोग्राम, कई लोगों को बाहर से बुलाया जाता है, 4-4, 5-5, 10-10 हजार रुपए इनको मानधन दिया जाता है विद्यार्थियों के लिए। उस तरीके के व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है। या पिछले 26-27 सालों से हमारे कॉलेज के भीतर फूले शाहू अम्बेडकर व्याख्यान माला का आयोजन होता है। तो ये 3 दिन होता है, और इन 3 दिनों के भीतर भारत भर के दिग्गज व्याख्याताओं को यहाँ पर बुलाया जाता है। तो ये मौके होते हैं आपके आसपास, तो इनको सुने। आप टीवी पर देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं, तो इन लोगों को भी सुने आप, और ये बातें सुनकर आप अपनी भाषा को सुधार सकते हैं। आपके पास कई चीजें ज्ञानात्मक तौर पर आपके पास पहुंच सकती है। तो सुनने का अधिक से अधिक अवसर हमें पाना चाहिए। अगला मुद्दा है श्रवण के बिना भाषण संभव नहीं है। मैंने कह दिया था कि बच्चा जन्मा तो डॉक्टर या उसके घर वाले या पास पड़ोस वाले जो परीक्षण करने लगते हैं, वह सुनने को लेकर, उसकी आवाज को लेकर। वो बोलेगा तो नहीं, लेकिन रोएगा। मतलब वो जीभ वगैरह जो है, उसके वोट, उसके अंदर वाला जो हिस्सा है वो ठीक है या नहीं, ये देखा जाता है। और फिर उसकी आंखों को लेकर, तो सुनना आई देना उसका, और उसके पश्चात वो प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वो कह सकते कि अरे इसके कान बहुत अच्छे, कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये परीक्षण इसलिए किया जाता है कि इसके आधार पर वो बाकी की भाषाई कौशल की जो बातें हैं वह उस पर निर्भर होती है। उसके अगर कान बंद है, उसको कानों में डिफेक्ट है, कमजोरी है, आप कहें कि कोई मुश्किल है, तो उसके बाद उसके बोलने की क्रिया, भाषण का जो होता है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई आवाज ही नहीं पहुंचती, तो वो बोल ही नहीं पाता। तो उस नाते श्रवण ये मूलभूत कौशल है जिसके आधार पर भाषण विकसित होता है। 9 नंबर पर है भाषा शिक्षण में सर्वोपरि। उस नाते ही पहले मुद्दे को लेकर, ये मुद्दे मैंने मुद्दों के भीतर से मुद्दे बनाए हैं। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं, 2-2 वाक्य इसमें विश्लेषण किए जा सकते, मूल किताब के भीतर मुद्दे नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखें। भाषा शिक्षण में सर्वोपरि 4 कौशल जो है, इन 4 कौशलों में आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम कौशल कौन सा है, तो आप कह सकते हो श्रवण कौशल। आपको किसी भी भाषा को कम से कम सुनने की आदत होनी चाहिए और बोलना आना चाहिए। लिखना और पढ़ना ये औपचारिक शिक्षा के तहत आपको स्कूल के भीतर सिखाया जाता है, लेकिन जो मूलभूत 2 कौशल जो है वह है श्रवण और भाषण। सुनना आपका सर्वोपरि उस नाते है, भाषा शिक्षण के भीतर का सबसे अहम और महत्वपूर्ण कौशल उस नाते है। फिर 10 नंबर पर आ जाता है सुनकर समझने का अभ्यास करें। हालांकि ऊपर आदत या फिर अभ्यास और अनुभव ये शब्द आ चुके हैं, सुनकर समझने का अभ्यास होना चाहिए। हम लोग सुने और फिर इसको समझे, सुने और समझे, सुने और समझे। आपको कहा जाता है कि भाई मैंने जो अभी कह दिया उसका अर्थ क्या है, तो अर्थ माने आप समझने की कोशिश कर रहे हो। कोई भाषा अगर आपके लिए अनजान है, उस भाषा को नहीं जानते, सुन तो लेते हो परंतु आपको उसका अर्थ ही पता नहीं होता, वो उस भाषा से आप अभ्यस्त ही नहीं होते, तो वो सुनकर समझने का अभ्यास हमें उस नाते होना चाहिए। दृक् श्रव्य माध्यमों का प्रयोग लाभदायक होता है। अगर आपका सुनाई देने वाला हिस्सा जो है वह और ताकतवर और सक्षम आपको बना देना है,
तो दिखाई देने वाला और सुनने वाला, ऐसे कुछ आप साधनों को इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे कंप्यूटर हो, या फिर लाइव लेक्चर आप देख रहे हो। अगर समझ लीजिए मैं अभी कैमरा बंद कर दूं, तो आपके सामने प्रस्तुत नहीं होगा, रहूंगा, उपस्थित नहीं रहूंगा। तो इसका एक जो प्रभाव बनता है, एक इफेक्ट बनता है, वो एक अलग तरीके से होता है। या आपको जो स्क्रीन अभी दिख रही है, तो आप देख भी रहे हो और मैं इधर से बात कर रहा हूँ, इसको सुन भी रहे हो। तो दृश्य श्रव्य माध्यम हम लोगों ने यहाँ पर इस्तेमाल किए, और इसलिए ये इस्तेमाल किए कि ये एक तकनीक है, और तकनीक के भीतर से इसका लाभ उठाया, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कई टीचर जो है केवल स्क्रीन शेयर करना इनको नहीं आता, और वो मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग जो है वो मुश्किल वाला होता है। वो केवल कान में हेडफोन लगा देते हैं और अपनी फोटो उनके पास जाती है, बच्चों के पास, और बच्चों की कुछ चुनिंदा टाइटल वाला, समझ लो यश है, श्रवण है तो यश आ जाएगा, अक्षय है तो ये आ जाएगा। इतना अभी मेरे स्क्रीन पर अगर मैं खोल कर देखो तो आपका यही हिस्सा जो है यहाँ पर दिखेगा। लेकिन आपके पास मैं अगर नहीं पहुंच रहा हूं, या इस तरीके से स्क्रीन जो है आपके पास नहीं पहुंच रही है, तो ये कमजोरी होगी। मैंने कह दिया कि कई टीचर केवल लेक्चर लेते हैं, वो दिखे नहीं दिखे क्या फर्क पड़ता है आपको, केवल हेडफोन के माध्यम से आप सुन रहे हो, तो मानकर चले कि ये मोबाइल से मोबाइल पर की गई बात होगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसको लेक्चर कह देना या स्क्रीन शेयरिंग नहीं है, और अलग अलग चीजों को लेकर आप इसमें विश्लेषण कर नहीं रहे हो। जैसे मैं समझ लूं कि अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और फिर अभी एप्लीकेशन को लेकर बात बता दी, तो मैंने ये खोलकर आपको दिखा दिया, या फिर गूगल में जाकर कुछ सर्च करके मैं आपको बता दूं। तो ये लाइव लेक्चर को और वर्चुअल बनाने की और अच्छा बनाने की कोशिश हो जाती है। तो उस नाते दृश्य श्रव्य माध्यम का एक सहज सीधा सरल इस्तेमाल यहाँ पर होगा। या फिर मैंने जिस तरीके से कह दिया कि आपको जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ वो देखें, लिंक जो दे चुका हूं इसको देखें, तो ये दृश्य श्रव्य माध्यम के भीतर का अंग होगा। तो ये हमारे श्रवण कौशल को ताकतवर बनाने के लिए लाभप्रद होता है, लाभदायी होता है, इसको आप ध्यान रखें। अगला मुद्दा है विकास के लिए भाषाई माहौल होना चाहिए। आपकी भाषा को विकसित अगर करना है, समझ लीजिए मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं और लेक्चर के भीतर मैं कई बातें मराठी में कर रहा हूं, किसी दूसरी भाषा के भीतर कर रहा हूं, या क्लास के बाहर आपसे मुलाकात होती है तो मैं आपको अलग भाषा के भीतर संवाद कर रहा हूं, या फिर क्लास से बाहर निकलने के बाद आसपास का सामाजिक माहौल इस भाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा में बात कर रहा है, या आप जब दूसरों के साथ संवाद करते हो आप हिंदी में बोल रहे हो, सामने वाला कुछ अलग भाषा में बोल रहा है, तो आप ध्यान में रखें कि एक ठीक भाषाई माहौल नहीं है। आपको अच्छी अंग्रेजी प्राप्त करनी है तो आपके आसपास का माहौल, आपको अच्छी हिंदी प्राप्त करनी है, आपके आसपास का माहौल इसी के अनुकूल होना चाहिए। इसी के विरुद्ध है तो ये मुश्किल होता है। महाराष्ट्र में ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ध्यान में रखें कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये जो 4-5 राज्य है ये हिंदी की नफरत इसीलिए करते हैं, ये हिंदी को नकारते इसीलिए है कि इनके आसपास इस तरीके का माहौल नहीं है। इनके आसपास माहौल इनकी मातृभाषाओं का है और सेकंड लैंग्वेज के तहत इंग्लिश का, तो ये माहौल बना हुआ। तो यहाँ इस तरीके का माहौल बन रहा है, अभी उसको समय लगेगा। आपके आसपास समझ लो कोई ऑस्ट्रेलिया के भीतर गया हुआ है या है व्यक्ति और उसको हिंदी पढ़ना है, लिखना है, तो उसके आसपास का माहौल उस तरीके का नहीं है, उसको तकलीफ होगी। तो माहौल इस तरीके का अगर है तो विकास के लिए सहज और सीधा रास्ता खुल जाता है। तो भाषाई माहौल उस नाते होना चाहिए। तो ये 12 नंबर का मुद्दा है। 13 नंबर का मुद्दा है श्रवण प्रक्रिया के प्रकार। इसमें 3 उप मुद्दे मैंने दिए। भाषा की सार्थक इकाइयों का सहज ज्ञान। सार्थक इकाइयां कौन सी? शब्दों को लेकर, वाक्य को लेकर, अर्थ को लेकर, ध्वनि को लेकर, पदों को लेकर, या इसकी आवाज जो होती है उसको लेकर, इसकी व्याकरणिक स्थितियों को लेकर। तो ये भाषा की सार्थक
सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। ठीक है, बीच में डिस्कनेक्ट। अक्षय और शुभम मुझे बता दो, लेक्चर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? यस सर। कितनी देर किया था? 5 मिनट हो गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। इंटरनेट बीच में गया था, आज इंटरनेट का स्पीड कम है, मैंने रिकॉर्डिंग शुरू किया था। कोई बात नहीं, अभी आप लेक्चर छोड़ दो। हम लोग कल थोड़ा सा 5 मिनट हुआ है तो नीचे के 2-3 मुद्दों को लेकर विश्लेषण करेंगे और फिर हम लोग भाषण कौशल को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके।